वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज। ये लेक्चर प्लीडिंग ड्राफ्टिंग के सब्जेक्ट पर है और आज इसके अंदर हम कुछ ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ, लेकिन जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ना केवल एलएलबी के लेवल पर बल्कि आगे आपके कैरियर के तौर पर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको समझना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसका मैं आपको सिर्फ इस बात से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत जो कैरियर की होगी, शुरुआत आपकी इन चीज़ों से होगी। अगर ये नहीं पता है तो आपने अगर 3 साल की एलएलबी की है तो 3 साल की, 5 साल की एलएलबी की तो 5 साल की, सब बेकार है। 3 साल का या 5 साल का पूरा कोर्स आपका इस सब्जेक्ट पर और इन पॉइंट्स के ऊपर टिका हुआ है जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसको ध्यान से सुनिए, लास्ट तक देखिए और उसके बाद में आपको इन सब चीज़ों के आधार पर प्रैक्टिस भी करते रहना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सब चीज़ें आप कितना भी समझ लो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस के ऊपर टिका हुआ है। जितना आप करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, कुछ मैंने शब्दों को यहाँ पे रखा है। जैसे कि पहला है व्हाट आर प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स क्या होती हैं? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर सीपीसी में ऑर्डर 6 करवाया था। सब्जेक्ट यही था, लेकिन सीपीसी के अंदर ऑर्डर 6 मैंने करवाया था। उसके अंदर हेडिंग ये है प्लीडिंग्स जनरली, कि होती क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो प्लीडिंग वहाँ पर जब हम उसका मीनिंग देखते हैं तो लिखा हुआ आता है कि या तो ये प्लेंट होगा या फिर ये एक रिटन स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अब प्लेंट अलग है और रिटन स्टेटमेंट अलग होता है। प्लेंट वो पार्टी कोर्ट के अंदर लेकर जाती है जिसको प्रॉब्लम है या जिसको राइट क्लेम करने हैं। उस प्लेंट का जो जवाब दिया जाएगा वो रिटन स्टेटमेंट कहलाता है, जो कि दूसरी पार्टी देती है। तो प्लीडिंग्स क्या है? प्लीडिंग मतलब या तो प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट है, लेकिन इससे चीज क्लियर नहीं हो जाती। प्लीडिंग्स मतलब एनी स्टेटमेंट। अब यहां पर स्टेटमेंट, आप ये स्टेटमेंट मत समझना, इसको मत समझो आप। जनरली कोई भी स्टेटमेंट जो एक पार्टी, सूट की जो पार्टी है, वो चाहे प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, उससे मतलब नहीं है। वो जो भी स्टेटमेंट अपने पक्ष में किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो फैक्ट हो या लीगल हो, जो भी उसके अंदर स्थिति है उसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं। मैंने कहा कहते हैं। अब कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो जो है मौखिक रूप से कहेंगे, लिखित रूप से कह सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर तो जो है कागजी कार्रवाई होती है, ठीक है ना। जब तक आप कुछ लिख कर पेश नहीं करोगे तब तक आप चाहे कितना ही बोलो, कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो कुछ भी आप कहते हैं, यानी कि आप पेश करते हैं, कोर्ट की नॉलेज में लाते हैं ऑन रिकॉर्ड, उसको हम प्लीडिंग कहते हैं। अब वो चाहे आप थ्रू प्लेंट कहो या थ्रू अपने रिप्लाई के कहो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं प्लेंटिफ हूं तो मैं प्लेंट में लेके जाऊंगा, मेरी बात कहूंगा कि भाई ऐसे ऐसे फैक्ट्स थे और उसके आधार पर ये इशू है मुझे, जिसको सॉल्व करना है कोर्ट को, मेरा राइट बनता है। और अगर यहीं पर मैं डिफेंडेंट हूं, आप प्लेंटिफ हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं उसका जवाब दूंगा। अब जवाब देने के भी तरीके होते हैं, वो हम जब उसके ऊपर आएंगे, अभी इस लेक्चर में देखते हैं। अगर कवर हो पाया तो मैं रिटर्न स्टेटमेंट में कवर कर लूंगा, अदरवाइज रिटर्न स्टेटमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जवाब कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। और इस लेक्चर में हम सिर्फ समझेंगे कि कोई भी प्लेंट कैसे बनाते हैं। हमने ऑर्डर 6 कवर कर लिया था ऑलरेडी, तो वहां पर तो हमने थ्योरी पढ़ ली, लेकिन एक्चुअल में प्लेंट उन थ्योरी के पॉइंट्स को पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में कैसे तैयार किया जाता है, वो हम इस लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तो प्लीडिंग्स क्या होती हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। प्लीडिंग्स मतलब अपने पक्ष को रखना, चाहे वो ऑन फैक्ट रखो या ऑन सम लीगल इशू रखो, ठीक है ना। तो वो अपना
पक्ष रखने का जो स्टेटमेंट होता है उसको हम प्लीडिंग कहते हैं। प्लीडिंग इज ए फॉर्मल स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टी। फंक्शंस ऑफ प्लीडिंग, प्लीडिंग के फंक्शन क्या है भाई? प्लीडिंग फंक्शन कैसे करेगी? सीधी सी बात है कि अगर मैं प्लेंटिफ हूं तो ये प्लेंट के अकॉर्डिंग फंक्शन करेगी, अगर मैं डिफेंडेंट हूं तो मेरे ये जवाब के अकॉर्डिंग ये फंक्शन करेगी, ठीक है ना। यानी कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, मेरे पक्ष की बात रख रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन करेगी। उसके नेचर से डिपेंड करता है। होता क्या है कि मैं प्लेंट तैयार करके कोर्ट में लगा रहा हूं, तो प्लेंट के अंदर मैं क्या क्या मेंशन करूंगा? मैं उसके अंदर फैक्ट मेंशन करूंगा, और फैक्ट का मतलब रिलेवेंट फैक्ट है और कंप्लीट फैक्ट्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद में कॉज ऑफ एक्शन क्या बना था जिसके आधार पर मुझे प्रॉब्लम हुई, तो कॉज ऑफ एक्शन मेंशन करूंगा। कॉज ऑफ एक्शन कब पैदा हुआ, कब से पैदा हुआ, लगातार चलता आ रहा है या फिर बस तब हो गया था, और उससे मुझे क्या प्रॉब्लम हुई। मतलब कॉज ऑफ एक्शन तो राइज हो गया, ठीक है, लेकिन उससे मुझे प्रॉब्लम क्या हुई वो बताऊंगा। और फिर बाद में मैं प्रेयर क्या करूंगा। तो ये सब इसके फंक्शंस हैं। प्लीडिंग के फंक्शन क्या है? प्लीडिंग ये फंक्शन है, और जब इन्हीं फंक्शंस को हम एक पर्टिकुलर फॉर्म में लाकर तैयार कर देते हैं तो फिर वो हमारा फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग वाला पॉइंट कवर हो जाता है, ठीक है। अब वो चाहे हमारा प्लेंट हो या रिटन स्टेटमेंट हो, क्योंकि जब मैं कहता हूं प्लीडिंग तो समझ जाना, आप अपने आप समझ जाना कि वो प्लेंट भी हो सकता है और जवाब भी हो सकता है, ठीक है। आप में से किसी को भी कंफ्यूजन हो तो मैं फिर से क्लियर कर दूं, रिटन स्टेटमेंट का मतलब लिखकर जो देते हैं उससे नहीं होता है। रिटन स्टेटमेंट का मतलब होता है जवाब से। जो कुछ भी कोर्ट में एक पक्ष ने पेश किया है उसका जवाब देना, उसको हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है ना। लिख कर ही देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्लेंट देते हैं वो लिख के देते हैं। तो रिटन स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे जवाब से है। अब साथ में सेट ऑफ भी हो सकता है और काउंटर क्लेम भी हो सकता है, ठीक है ना, वो भी हमारा प्लीडिंग कहलाता है। सेट ऑफ काउंटर क्लेम, दिस इज आल्सो प्लीडिंग, ठीक है ना। सेट ऑफ रिटन स्टेटमेंट के अंदर जवाब में कर दिया जाता है। काउंटर क्लेम डिफेंडेंट की तरफ से ही पेश किया जाता है, लेकिन अलग से कोई केस नहीं लगता है उसका, वो उसी केस के अंदर ही कवर हो जाता है। वो सब आपके सीपीसी में आप कवर कर रहे होंगे, इसलिए मैं उसको डिटेल में यहाँ नहीं बता रहा। ये सब्जेक्ट हमारा सीपीसी का नहीं है, ये सब्जेक्ट हमारा ड्राफ्टिंग का है। हमें ड्राफ्टिंग समझनी है, प्लीडिंग समझनी है, होती कैसे है, ये करनी आनी चाहिए। फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग, फॉर्म कैसे कैसे बनते हैं इसके ऊपर हम आएंगे, इसको हम थोड़ा सा पेंडिंग रखते हैं अभी। कार्डिनल रूल्स ऑफ प्लीडिंग, ये वही है जो ऑर्डर 6 में बताए हुए हैं, लेकिन अभी हम जब प्लेंट तैयार करेंगे तो इसको हम फिर से कवर कर लेंगे, तो ये इसके साथ में कवर हो जाएगा। चलो ठीक है। एक मैं ये कह रहा था, हाँ, एक जनरल रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग भी होते हैं, ठीक है ना। तो जनरल रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग और जनरल रूल्स या कार्डिनल रूल्स ऑफ प्लीडिंग, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, प्लीडिंग का मतलब तो सिर्फ प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट से होता है, लेकिन ड्राफ्टिंग तो किसी की भी हो सकती है। वो अपनी प्लीडिंग की हो सकती है, प्लेंट की हो सकती है, जवाब की हो सकती है, वो किसी भी डीड की हो सकती है, वो, ठीक है ना। तो ड्राफ्टिंग तो किसी की भी हो सकती है। तो ड्राफ्टिंग के रूल्स क्या है? वो काफी हद तक अपने प्लीडिंग के रूल से मिलते हैं, काफी हद तक, 100% नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डीड भी आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे अभी। मैटेरियल फैक्ट्स ये इसमें कवर हो जाएगा, चलो ठीक है। और सिविल सूट्स, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में हो, टोर्ट में हो, या अदर सिविल मिसलेनियस प्रोसीडिंग में कैसे होता है, इसको भी हम करेंगे, तो इसको हम करेंगे अलग से। तो फिलहाल हम करते हैं कवर, देखिए, प्लीडिंग का फॉर्म, उसके रूल्स और उसमें मैटेरियल फैक्ट्स क्या होता है। चलो मैटेरियल फैक्ट्स आपको मैं यहां बता देता हूं होता क्या है, इसको हम कवर कर लेंगे। मैटेरियल फैक्ट मतलब एक ऐसा फैक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वो फैक्ट है जो कि कॉज ऑफ एक्शन से सीधा जुड़ा हुआ है। अगर ये मैटेरियल फैक्ट ना हो, मैटेरियल फैक्ट मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि अगर ये ना हो तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने की संभावना ही नहीं बनती है। जैसे कि मैं ये कहता हूं कि आप मेरे पास आए और मुझसे आपने रुपए उधार मांगे, 2 लाख रुपए उधार मांगे, और मैंने मेरे घर में कैश पड़ा हुआ जो 2 लाख रुपए है वो आपको उधार दे दिया।
तो मैटेरियल फैक्ट यहाँ पे क्या है कि मेरे पास घर में 2 लाख रुपए कैश पड़े हैं, ये मैटेरियल फैक्ट है, क्योंकि मैंने आपको उधार वही दिया है जो बाद में आप नहीं चुकाते तो मैं उसके लिए क्लेम करता हूं। तो ये मैटेरियल फैक्ट है कि मेरे पास घर में कैश था और कैश के फॉर्म में था जो मैंने आपको उधार दिया, ये मैटेरियल फैक्ट है जो आपने बाद में नहीं चुकाया। लेकिन अगर मैं ये कह देता हूं कि आपने मुझसे 2 लाख रुपए उधार मांगे, मैंने आपको दे दिए, तो अब यहां पर चेक करना पड़ेगा 2 लाख रुपए मैंने कहां से दिए, मैंने कैश दिए, बाई चेक दिए, डीडी दिए, कैसे दिए। क्योंकि अगर मैं कैश दे रहा हूं तो ठीक है, हो सकता है मेरे पास पड़ा होगा, निकला हुआ होगा, लेकिन अगर मैं बाई चेक दे रहा हूं या डीडी बना के दे रहा हूं तो इसका मतलब है मेरे अकाउंट से दे रहा हूं। और लेटर ऑन अगर यही चीज सामने आती है कि जज साहब इनके पास तो टोटल अमाउंट ही 50,000 रुपए है, 2 लाख रुपए तो इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, देंगे कहां से, तो ये एक जो है ऐसा फैक्ट है जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने या ना होने की संभावना पर सीधा असर डालता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैटेरियल फैक्ट एक ऐसा फैक्ट होता है जो कि हमारे कॉज ऑफ एक्शन को सीधे तौर पे प्रभावित करता है या करने की संभावना रखता है, ठीक है ना, उसको हम मैटेरियल फैक्ट कहते हैं। तो मैटेरियल फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको अभी हम प्लेंट बनाएंगे तो उसके अंदर भी कवर करेंगे कैसे कैसे होता है। तो मैं आपको यहाँ पर प्लेंट बना के दिखाता हूँ, आप कॉपी निकाल लीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी तरह दिखता है तो ठीक है, नहीं भी दिखता है तो मैं जो बोल रहा हूँ आप थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देना। मैं लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगी कौन सी चीज सेंटर में लिखते हैं, कौन सी चीज राइट साइड लिखते हैं, कौन सी लेफ्ट साइड लिखते हैं, कौन सी ऊपर कौन सी नीचे लिखते हैं, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आपको दिखता है अच्छी बात है, नहीं भी दिखता है तो जो मैं बोल रहा हूँ और जहां मेरा हाथ चल रहा है उस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना आप, ठीक है। तो इसको मैं यहां से मिटाना स्टार्ट कर देता हूं। वैसे तो इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं सीधा सीधा प्लेंट के ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है ना। और सिविल सूट्स इन कॉन्ट्रैक्ट टोट अदर सिविल मिसलेनियस, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, चलो जगह नहीं मिलेगी अपने को तो मैं इसको ही मिटा देता हूँ। जैसे जैसे हम स्टार्ट करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे कार्डिनल रूल्स ऑफ प्लीडिंग भी होते जाएंगे साथ साथ में कवर, तो ध्यान देना। जब भी कोई प्लेंट पेश किया जाता है, प्लीडिंग में प्लेंट ले रहा हूं मैं, प्लीडिंग में रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि जवाब हम वो लेंगे बाद में। प्लेंट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैसे ये इजी चीज है मैं कहूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको हार्ड लग सकता है, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आपको ड्राफ्टिंग बहुत इजी लगेगी। और ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है क्योंकि आपने फाइल के अंदर जो लिख कर कोर्ट में पेश कर दिया वो हो गया बस, अब आप उसमें चेंज नहीं कर सकते अगर आपको चेंज करना है तो। लेकिन हालांकि उसके भी अपने पास प्रोविजन है, ऑर्डर 6 रूल 17 में दिया हुआ है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो कोर्ट की परमिशन से ही होता है, आप ऐसे नहीं कर सकते। और पहले तो फिर भी इतना मुश्किल नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल कोर्ट बहुत होशियार हो गई है और होना भी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में एडवोकेट्स किसी भी प्लेंट को पेश कर देते हैं और बाद में फिर उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ तो रह ही गई है ना, तो फिर वो बाद में उसको अमेंडमेंट के जरिए बदलवाना चाहते हैं, जबकि उस अमेंडमेंट को ऐसे ही जल्दी से नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट ने कहा चलो ठीक है जी कर दो, है ना, ऐसा नहीं होता है। अमेंडमेंट की आप एप्लीकेशन लगाते हैं कि ये चीज़ ऐड करने से छूट गई थी, उसके बाद में उसकी कॉपी जाती है दूसरी पार्टी को, फिर उस पर सुनवाई होती है, तो दूसरी पार्टी होना चाहेगी कि आप उसको ऐड कर दो, वो तो ये चाहेगी कि आप ऐड ना कर पाओ ताकि कुछ लूप होल रह जाए प्लेंट में और उसका वो फायदा उठाएं। इसलिए अमेंडमेंट करवाना इतना आसान नहीं होता है, ये सब चीज़ें ध्यान रखने की होती है। जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, पेश करना चाहते हैं, आप एक बार में कर दीजिए। ऑर्डर 7 जब प्लेंट पढ़ते हैं तो उसमें भी ये बात लिखी गई है, जो भी डॉक्यूमेंट जो भी एविडेंस आप पेश करना चाहते हैं एक बार में कर दीजिए। ऑर्डर 7 रूल 14 आप पढ़ सकते हैं उसके लिए। ओके, तो प्लेंट तैयार करते हैं जी।
तो प्लेंट में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपके यहाँ पे जो आएगा वो होगा कोर्ट। अब कोर्ट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर के अंदर आता है। तो ये उम्मीद की जाती है कि आपको कोर्ट के जुरिडिक्शन पता होंगे, ये उम्मीद की जाती है कि आपको कोर्ट की हायरार्की पता होगी। तो उसी उम्मीद और विश्वास के साथ में मैं यहाँ शुरू करता हूँ। देखिए, एप्रोप्रिएट जुरिडिक्शन वाली कोर्ट, हम यहाँ पर एक सिविल सूट लेके चल रहे हैं, और सूट प्लेंट का चाहे कॉन्ट्रैक्ट का हो या टोर्ट का हो या कंपनी के वाइंडिंग अप का हो, कोई सा भी हो, आपको उसके लॉ के अकॉर्डिंग प्लेंट तैयार करना होता है। प्लेंट तैयार करना आ गया तो फिर वो लॉ कोई सा भी हो, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर अलग अलग लॉ के रिगार्डिंग प्लेंट के बारे में बात की गई है कि प्लेंट कॉन्ट्रैक्ट में कैसे करोगे आप, प्लीडिंग टोर्ट में कैसे करोगे, प्लीडिंग कंपनी वाइंडिंग अप के लिए कैसे करोगे। आपको प्लेंट तैयार करना आना चाहिए, कुल मिला के बात यही है, ठीक है ना। अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, अलग अलग लीगल इश्यूज के ऊपर, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर आप ढेरों प्लेंट तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्लेंट तैयार करना आता है तो, नहीं आता है तो आप नहीं कर सकते। तो आपको मैं प्लेंट तैयार करना सिखा रहा हूँ, ये सीख लीजिए। उसके बाद में अलग अलग लॉज को लेकर आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो इस बहाने अपने जो है 1 2 3 4 चीजें अपनी एक साथ कवर हो जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले एप्रोप्रिएट कोर्ट आएगी। मैं यहां पर हिंदी में लिख रहा हूं, साथ में इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, क्योंकि लोअर कोर्ट का मामला है, वहां पर हिंदी में काम होता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जनरल रूल्स सिविल एंड क्रिमिनल 2018 के बने हुए हैं। हाई कोर्ट राजस्थान की जो बात कर रहा हूं मैं, उसके अकॉर्डिंग ये है कि लोअर कोर्ट्स के अंदर सारा काम हिंदी में होगा, ठीक है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में होता है। तो यहाँ पे बात लोअर कोर्ट की हो रही है। हम कॉन्ट्रैक्ट का एक सिविल सूट यहाँ फाइल कर रहे हैं कि एक व्यक्ति ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट ये था कि उधार लेंगे और टाइम पे उधार वापस चुका देंगे विद इंटरेस्ट, ठीक है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट का हम मामला लेके चल रहे हैं। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा फैक्ट्स बता देता हूँ। फैक्ट्स क्या है? ये एक माना हुआ सा केस है, ऐसा नहीं है कि कोई रियल केस है, लेकिन ऐसे केस खूब होते हैं। जो हमने एग्जाम्पल लिया था अभी कि आप मुझे जानते हैं, मेरे पास आए, आपने कहा कि मुझे मेरे मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए रुपए की जरूरत है, 2 लाख रुपए लगेंगे और मेरे पास इतना रुपया है नहीं, इसलिए सर आप दे दीजिए। मैं आपको जानता हूं, आप पे विश्वास करता हूं, चलो ठीक है भी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको 2 लाख रुपए कैश में दे दिए, ठीक है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना। मैंने आपको अमाउंट दे दिया जी, इस शर्त के साथ में कि आप 1 साल बाद में आप मुझे 2 लाख रुपए मेरे वापस चुकाओगे विद इंटरेस्ट ऑफ एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ 20,000 रुपीज। 20,000 रुपए का मैं इंटरेस्ट लूंगा इसके ऊपर टोटल मिलाकर। मैंने परसेंटेज का हिसाब किताब रखा ही नहीं, मैंने सीधा 20,000 रुपए का अमाउंट बता दिया कि 20,000 रुपए इंटरेस्ट के साथ वापस लूंगा मैं। तो 2,20,000 रुपए मेरे को वापस चाहिए 1 साल बाद। 1 साल निकल जाता है, आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट वो पूरी हो गई, आप ठीक है, एकदम अच्छे खासे तंदुरुस्त। 1 साल बाद में अब होता क्या है कि यहाँ पर दुनिया में जिसको रुपयों की जरूरत होती है ना, वो जाता है लेने। पहले आपको जरूरत थी इसलिए आप मेरे पास आए, अब आपको जरूरत नहीं है, अब मुझे जरूरत है ना, मेरा पैसा आपके पास में है, आप देना नहीं चाह रहे या आप भूल गए हैं, जो भी रीजन है मुझे नहीं पता, लेकिन आज 1 साल पूरा हो गया तो अब आप रुपए देने मुझे नहीं आए, आपने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके पास जाता हूँ या आपको कॉल करता हूँ, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ, फिर जैसे तैसे करके आप कहीं मिलते हैं मुझे, क्योंकि आप मेरे पकड़ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। 7-8 दिन 10 दिन आपका पीछा करते 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 फिर कहीं आप मेरे को एक जगह मिलते हैं तो मैं आपको पकड़ता हूँ। ऐसी ऐसी बात थी, आपको मैंने रुपए दिए थे, 1 साल पूरा हो गया है, बल्कि ज़्यादा हो गया है, तो मेरा अमाउंट आप वापस दे दीजिए। अब आप कहते हैं कि ठीक है मैं आपको 4 दिन बाद दे दूंगा, 10 दिन बाद दे दूंगा, ऐसे करते करते आपने 2-3 महीने और निकाल दिए। अब क्या होगा, अब मैं परेशान हो जाऊंगा, ठीक बात है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक फाइनल वार्निंग दूंगा कि आप मुझे जो है अमाउंट दीजिए, आपके ऊपर मैंने विश्वास किया था,
और जान पहचान के थे आप, इसलिए मैंने आपके ऊपर विश्वास करके मैंने आपको अमाउंट दिया था, और वो भी तब जब मेरे पास खुद के पास इतना अमाउंट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने चलो ये समझ कर कि चलो ठीक है जानकार आदमी है तो मैंने आपको रुपए दे दिए। लेकिन अब जो है आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं नाजायज़, आप मेरे को रुपये दे नहीं रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आप कोई प्रॉब्लम बताते नहीं है और धीरे धीरे आप मुझसे कन्नी काटने लगते हैं। तो मैं समझ जाता हूँ कि अब आप तो जो है नहीं दोगे, ठीक है ना। अब मैं आपके खिलाफ एक्शन लेने के लिए वकील साहब के पास जाता हूँ। वकील साहब कहते हैं कि चलो ठीक है, एक लीगल नोटिस दे देते हैं, ठीक है। तो लीगल नोटिस जाएगा पहले, तो एडवोकेट एक लीगल नोटिस देगा। लीगल नोटिस हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर हम ये देखते हैं, अच्छा लीगल नोटिस में क्या लिखा होता है कि मेरे क्लाइंट सच एंड सच ने आपको इतना अमाउंट इस तारीख को दिया था जिसको आपको 1 साल बाद चुकाना था विद इंटरेस्ट, जिसका अमाउंट ये जो आपको बताया गया था। ऐसा एक आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है और आपने इस तारीख को अल्टीमेटली देने से मना कर दिया। अब आप मेरे क्लाइंट को ये अमाउंट वापस दें इतने दिनों के अंदर, जो लीगल नोटिस में लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। अदरवाइज आपके खिलाफ एप्रोप्रिएट कोर्ट में, मैंने कहा एप्रोप्रिएट कोर्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा, जिसके समस्त हर्जे खर्चे के जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इस तरह से लैंग्वेज लिखी जाती है लीगल नोटिस के अंदर। तो वो नोटिस आपको मिल गया। आप ये देखते हो कि बहुत लीगल नोटिस देखे हैं ऐसे तो परवाही नहीं करते, है ना, आप अमाउंट नहीं देते हो। उतने दिन भी निकल जाते हैं जितना लीगल नोटिस के अंदर आपको दिया गया था कि भाई आप इतने दिनों में अमाउंट दे दीजिए, अदरवाइज कोर्ट में हम एक्शन लेंगे। तो उतने दिन निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको 15 दिन दिए थे, 15 दिन के अंदर अंदर अमाउंट दे दीजिए, लेकिन आप नहीं देते हैं, आपने लीगल नोटिस की कोई वैल्यू नहीं समझी। तो फिर मेरे वकील ने क्या किया, आपके खिलाफ प्लेंट लगा दिया। अब यहां देखिए प्लेंट कैसे लगेगा, तो प्लेंट लगेगा एप्रोप्रिएट कोर्ट में। एप्रोप्रिएट कोर्ट कौन सी होगी, जिसका जुरिडिक्शन लगता है। अब जुरिडिक्शन कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आप सीपीसी में पढ़ सकते हैं। सीपीसी क्यों, क्योंकि हम बात सिविल की कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की कर रहे हैं। तो सीपीसी में आप सेक्शन 15 से ऑनवर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। सेक्शन 15 से लेकर 20, 21, 22 तक होने चाहिए, 22 तक होंगे, वहां तक आप देख लेना, ठीक है। सेक्शन 15 से 22 तक इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के रिगार्डिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर मामला क्या क्रिमिनल भी जा सकता है? जा सकता है, डिपेंड करता है। अगर जब आप मुझसे रुपए ले रहे थे उस वक्त ही आपका इंटेंशन चीटिंग करने का था, ठीक है, चीटिंग करने का था, तो इसमें 420 भी लग जाएगी, लेकिन फिर क्रिमिनल चलेगा, सिविल नहीं चलेगा। होता क्या है कि एक ही कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर अगर सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग चलाने का आपके पास राइट होता है, तो आप या तो सिविल ही चला लोगे या आप क्रिमिनल ही चला लोगे। लेकिन अगर आपने दोनों एक साथ स्टार्ट कर दी तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो क्वैश हो जाती है। इसमें राजस्थान हाई कोर्ट के भी आपको काफी जजमेंट मिल जाएंगे। हाँ, तो सबसे पहले एप्रोप्रिएट जुरिडिक्शन मान लेते हैं भाई जयपुर लग रहा है। अब जयपुर में 2 हो गए, चलो हम एक जयपुर के बाहर का ले लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जयपुर के आसपास और कौन सा है, चलो दौसा है, तो दौसा ले लेते हैं जी। हम क्या लिखते हैं, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो बिफोर, अच्छा वैसे ये होता है कैपिटल लेटर के अंदर ही, तो आप इसको कैपिटल लेटर में लिखोगे और बीच में लिखोगे। ये मैं मान लेता हूं कि एक प्लेंट के लिए डॉक्यूमेंट है मेरे पास, तो मैं इसके ठीक बीच में लिखूंगा, ठीक है। बिफोर लर्नेड, विद्वान बोलते हैं, बिफोर लर्नेड सिविल जज। सिविल जज क्यों, सीनियर सिविल जज क्यों नहीं? क्योंकि 5 लाख तक के मुकदमे सिविल जज सुन सकते हैं। सीनियर सिविल जज 5 लाख से ऊपर 7 लाख तक के सुन सकते हैं, और 7 लाख से ऊपर वाले जो हैं वो डीजे सुनता है। तो बिफोर लर्नेड सिविल जज
कहाँ के हैं भाई, ये दौसा के हैं, तो लिख देंगे डिस्ट्रिक्ट दौसा। हिंदी में क्या लिखते हैं इसको, समक्ष विद्वान सिविल न्यायाधीश जिला दौसा। ठीक है, हिंदी में साथ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोअर कोर्ट में काम हिंदी में होता है। इसके नीचे केस का नंबर पड़ता है, तो यहां पर आप प्लेंट लेके जा रहे हैं तो सिविल प्लेंट या प्लेंट नंबर कैसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। प्लेंट नंबर करके नंबर डलेगा कोर्ट के अंदर, वो आपका काम नहीं है। ऑब्लिक लगाकर यहां लिखते हैं ईयर, तो ईयर अगर 2020 में लगा रहे हैं तो 2020। लेकिन ये मुकदमा जब आप ला रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये मुकदमा लाने के लिए आपके पास इतना टाइम पीरियड भी था, यानी कि लॉ आपको इतना टाइम पीरियड अलाउ करता है कि आप उतने टाइम के अंदर आप प्लेंट ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10-10, 20-20 साल बाद में जो है मुकदमा लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए आपको द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 पढ़ लेना चाहिए। जनरली कॉन्ट्रैक्ट के मामले में जितने भी होते हैं उनमें लगभग सबके अंदर ही 3 साल का टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना। तो आप लिमिटेशन एक्ट पढ़ लेंगे, वहां पता लग जाएगा। प्लेन नंबर पड़ गया। अब यहां पर आएगा पार्टीज का नाम। हम यहां प्लेंट कर रहे हैं, फिर याद ला दूं, जवाब तैयार नहीं कर रहे अभी। अब आएगा पार्टी का नाम। पार्टी का नाम ले लेते हैं, सुरेंद्र नाम है किसी का। अब डिटेल्स कैसे आती हैं, देखिए आप सुरेंद्र हैं अगर जो प्लेंटिफ हैं, तो सुरेंद्र कुमार जो भी आप ऑन रिकॉर्ड लिखते हैं, सन ऑफ श्री विजय कुमार, मेरे ख्याल से छोटी मोटी इंग्लिश ट्रांसलेशन आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सन ऑफ श्री विजय कुमार, एज 30 years, बाई कास्ट। ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, लिखो तो लिख दो, वरना छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निवासी या रेजिडेंट ऑफ। अब यहां पर 2 तरह के एड्रेस चलते हैं, परमानेंट और करंट। परमानेंट है तो आप यहां पर परमानेंट एड्रेस लिख देंगे, और फिर अगर करंट एड्रेस आपका अलग है तो आप लिखोगे करंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस पहले लिखा जाता है, करंट एड्रेस बाद में लिखा जाता है, ठीक है ना, वो आ जाएगा। और पिन कोड के साथ में आप अगर लिखते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, पिन कोड जो भी लगता है वो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट करके लिखते हैं हम प्लेंटिफ, हिंदी में लिखेंगे वादी, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में रूल्स क्या चल रहे हैं, रूल्स ये हैं कि आपको कोर्ट का जुडिक्शन पता होना चाहिए, एप्रोप्रिएट जुडिक्शन के वाले कोर्ट में लगाओगे, विद इन टाइम पीरियड लगाओगे, ठीक है ना, टाइम बार नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे लॉ द्वारा बार नहीं होना चाहिए आपका प्लान। पार्टीज की डिटेल्स लिखी जाती हैं, पर्टिकुलर्स लिखे जाते हैं पूरे के पूरे, और ऐसे लिखे जाते हैं। ये सब आपके रूल्स ही चल रहे हैं साथ में, ठीक है ना। वर्सेस या बनाम। दूसरी तरफ कौन है भाई, मोहनदास नाम का कोई आदमी होगा, चलो तो मोहनदास, कोई सोनी लगाता है, चलो मोहनदास सोनी लगा देते हैं। मोहनदास सोनी, सन ऑफ राधेश्याम सोनी, श्री लगा दो भाई, थोड़ी इज्जत दे दो इसको, श्री राधेश्याम सोनी। वही एज कितनी लगाओगे, चलो 32 ईयर्स लगा दो। और क्या आता है, बाई कास्ट वो लिख दो। और वही रेजिडेंस ऑफ करके परमानेंट और या करंट एड्रेस जो भी आपका, विद पिन कोड अगर आपको पता है तो। और फिर ये क्या है, ये डिफेंडेंट है यानी कि प्रतिवादी है, ठीक है। ये प्लेंटिव डिफेंडेंट राइट साइड लिखा जाता है, एकदम राइट साइड। अब ये जो हमने लिखा है ना इतना पोर्शन, इसको हम टाइटल बोलते हैं। टाइटल वर्ड नहीं लिखते हैं, लेकिन बोलते टाइटल ही है इसको। अब इसके नीचे हम सब्जेक्ट मैटर लिखते हैं। सब्जेक्ट मैटर मतलब वो टॉपिक जो हम लाए हैं। हम क्या लाए हैं, हम प्लेंट लाए हैं, सिविल प्लेंट लाए हैं। लेकिन सिविल प्लेंट तो कई सारे होते हैं, ये कौन सा है, तो ये रिकवरी सूट है,
ठीक है ना। तो मैं इसके नीचे चलो यहाँ लिख देता हूँ, चलो ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं इसमें कैपिटल लेटर में आएगा रिकवरी सूट। अब रिकवरी सूट के लिए सेक्शन कौन सा लगता है, लॉ कौन सा लगता है, ये मैं आपके लिए वर्क पे छोड़ता हूँ। थोड़ा सा माइंड आप भी लगाइए ताकि आपको भी जो है समझ में आए। रिकवरी सूट का प्रोविजन कौन सा होगा ये आप पता करेंगे, इतना मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। रिकवरी सूट अंडर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, जो भी लगेगा आप वहाँ पता करेंगे। और एक्ट का मतलब एक्ट का ईयर भी लिखेंगे साथ में। ये हमारा सब्जेक्ट मैटर हो गया, जो बीच में आता है कैपिटल लेटर में आता है। अब इसके नीचे जो यहाँ पे लाइन लिखी होती है वो स्टार्ट हो जाती है मे इट प्लीज यू, मे इट प्लीज योर ऑनर, या मे इट प्लीज यू सर, कुछ भी लिख सकते हैं हम, सर मैडम लिखा सकते हैं, क्योंकि योर ऑनर, माय लॉर्ड, इन शब्दों का प्रयोग अब मना कर दिया गया है, फिर भी इस्तेमाल किया जाता है, तो आप चाहें तो कर लें, अदरवाइज मे इट प्लीज यू सर आप लिख सकते हैं, या आप सीधा भी लिख सकते हैं। अगर हिंदी लिखना चाहें तो महोदय, ये ना भी लिखो तो भी चलेगा, मान के लिख देते हैं वो ठीक रहता है, आप सीधा लिख दीजिए महोदय, इसका मतलब भी यही है। फिर यहां क्या लिखेंगे नीचे, महोदय के नीचे, कि वादी प्रस्तुत वाद पत्र यानी कि प्लेंट के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार प्रस्तुत करता है, ठीक है। और फिर बाद में यहां पर जो भी आप फैक्ट्स लिखेंगे वो पैराग्राफ फॉर्मेट में होगा, ठीक है, वो पैराग्राफ फॉर्मेट में होगा। अब वो कैसे होता है, तो ये रूल्स में आ गया कि जो भी फैक्ट्स लिखे जाएंगे प्लेंट के अंदर, या जवाब भी आप तैयार करते हैं, तो उसके अंदर आपको जो कुछ भी लिखना होता है वो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना होता है, और हर पैराग्राफ का नंबर भी डलेगा। कितने पैराग्राफ बनाने हैं ये उस प्लेंट को या रिटन स्टेटमेंट को तैयार करने वाला व्यक्ति है या जो वकील है वो खुद अपने सहूलियत के हिसाब से इसको देख लेता है कि कितने पैराग्राफ बनाने काफ़ी होंगे। चाहे तो 10 बनाए, चाहे तो 50 बनाए, चाहे तो 100 बनाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात आपके एग्ज़ाम की है, तो आप एग्ज़ाम में 2-2.5 पेजेस से ज़्यादा के पैराग्राफ ना बनाएं, क्योंकि आपको उसके अलावा ऊपर और नीचे की चीज़ें लिखनी होंगी, तो उसमें आपके और पेजेस भर जाएंगे, है ना। तो आप 2-2.5 पेजेस ज़्यादा ही खींचकर 3 पेजेस कर देना, उससे लंबा मत करना, इतना काफ़ी होता है। वो भी आप कर सको तो, है ना, क्योंकि अभी तो मैं करा रहा हूँ आपको, जब आप करोगे तो आपको 1 पेज बनाने में दिक्कत आ जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे हम अब स्टार्ट करते हैं हमारे फैक्ट्स। तो नंबर 1 दैट, और कोमा लगा देंगे। हिंदी में हम लिखते हैं यह की, यह की, और कोमा लगा देते हैं, ठीक है, कोमा जरूर लगाएंगे। फिर अब यहां से हमारी कहानी कहना स्टार्ट करेंगे। जो कुछ भी आप कहते हो कि वो मेरे पास आया, वो व्यक्ति था या ये था, जो भी था, तो आप सब कुछ क्रोनोलॉजिकल वे में ही कहोगे, यानी कि जो घटना पहले हुई उसको पहले लिखोगे, जो बाद में हुई उसको बाद में, और जो उसके बाद हुई वो उसको बाद में। आप डायरेक्ट पहले ये नहीं लिख सकते कि मैंने उसको 2 लाख रुपए दिए, क्यों दिए, कैसे दिए, कहाँ दिए, किस रूप में दिए, वो लिखना पड़ेगा ना। इसलिए आप यहां पर डायरेक्ट कुछ भी ऐसे आप सीधा नहीं लिख सकते, आपको हर चीज डिटेल में लिखनी है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, क्या लिखेंगे, यह कि प्रतिवादी, अब यहां पर मैं नाम नहीं लिखूंगा उसका, प्रतिवादी का नाम क्या कहा था हमने, मोहनदास कहा था क्या, मोहनदास जो भी था नाम, तो हम नाम नहीं लिखेंगे। अब यहां पर हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रतिवादी, कि डिफेंडेंट हमारे पास में इस तारीख को आया था, तो हम लिखेंगे कि यह है कि प्रतिवादी हमारे पास, प्रतिवादी वादी के पास में नहीं, प्रतिवादी और वादी एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं, जान पहचान है, और काफ़ी जो या तो घरेलू संबंध है या फिर पड़ोसी हैं, जो भी आपका संबंध बनता है, सामाजिक संबंध बनता है, वो आप बताओगे। नंबर 2, अब अच्छा होता क्या है कि एक पैराग्राफ या एक पॉइंट वाले पैराग्राफ में आपको कितने स्टेटमेंट
लिखने हैं, ये आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप एक एक लाइन का एक एक पैराग्राफ बना रहे हो, ऐसा भी नहीं होता। पैराग्राफ का मतलब है आपको कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 4-5 लाइन लिखनी पड़ती है, उससे कम तो क्या करोगे। तो इस तरह से हम नंबर डालते रहेंगे जितना हम कर सकते हैं। लेकिन कहानी हम लिखेंगे कैसे, मैं आपको वो बता रहा हूँ। फैक्ट्स कैसे लिखेंगे कि डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ जो हैं वो एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, वो पड़ोसी हैं और कई सामाजिक व अन्य ज़रूरतों में एक दूसरे के काम आते रहे हैं, वह एक दूसरे के ऊपर अच्छे से भरोसा करते हैं। ठीक है, फिर आप इसमें लिखेंगे कि इस विश्वास के आधार पर प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट वो प्लेंटिफ के पास में इस तारीख को, अब तारीख आप लिखोगे वहां एकदम पूरी, ऐसा नहीं कि आप लिख दोगे 2 जून, नहीं 2 जून काफी नहीं है, 2 जून 2020 पूरा लिखोगे आप। 2 जून 2020 को आया था। और आप चाहें तो यहां पर और क्लियर कर दो कि 2 जून 2020 को शाम को लगभग 4 बजे करीब प्लेंटिफ के घर पर आया था। प्लेंटिफ का घर कहाँ है तो वो तो आपने टाइटल में लिख ही दिया, इसलिए आपको वापस यहाँ पर एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। और चाहो तो लिख भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाना चाहते हैं तो शाम को 4 बजे करीब आया था। वो अकेला आया था या साथ में कोई और भी था, आप लिख सकते हैं। क्यों? ताकि विटनेस के लिए आपको मौका मिल जाए। अगर आप वहां पर ये कहते हैं मतलब झूठ मूठ नहीं होना भी चाहिए, है ना, कि आप ये कहते हैं कि वो अपने भाई के साथ में आया था, तो अब भाई को विटनेस बनाया जा सकता है बाद में और उसकी गवाही ली जा सकती है। ठीक है ना, तो वो अकेला आया था या जो भी कोई और आया था वो फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हम उसमें लिख देंगे। उसने वादी को, मुझे नहीं, आप वादी लिखोगे, उसने वादी को अपने मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए 2 लाख रुपयों की आवश्यकता होनी बताई। उसने बताया कि उसे मेडिकल रिक्वायरमेंट जिसमें उसके फादर को फ्रैक्चर हो गया या कोई और बीमारी हो गई घर में या क्या है क्या नहीं है, वो आप उसमें डिटेल में लिख दोगे। प्रतिवादी ने वादी से 2 लाख रुपए उधार देने को कहे, जिसे 1 साल बाद चुका देने का वादा किया। क्योंकि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, काफी लंबे समय से जान पहचान थी और एक दूसरे के पहले भी काफी बार काम आए हैं, इसलिए इस विश्वास के आधार पर डिफेंडेंट के भाई के सामने और वादी की वाइफ के सामने उनकी मौजूदगी में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया। अब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा गया उससे मतलब नहीं है, वो तो आप एज एविडेंस लगा दोगे। इसलिए कहते हैं कि प्लेंट में आपको एविडेंस का ज्यादा उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। एविडेंस का एक रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन वो एविडेंस क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है वो सब एविडेंस स्टेज की बात है। अभी तो यहाँ प्लेंट तैयार हो रहा है ना, तो आप यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया, कॉन्ट्रैक्ट इस तारीख को तैयार किया गया, जो तारीख उसका आप बता दोगे, और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 1 साल बाद अर्थात 2 जून 2021 को डिफेंडेंट प्लेंटिफ को 2 लाख रुपए प्लस 20,000 रुपए एज इंटरेस्ट देने के लिए बाध्य था। अब ये जब हम राशि लिखते हैं ना, अमाउंट लिखते हैं, तो 2 लाख रुपए को आप सिर्फ फिगर्स में नहीं लिखोगे, आप इसको वर्ड्स में भी लिखोगे। अब लिखते कैसे हैं, लिख दिया, ब्रैकेट में लिखोगे इन वर्ड्स, ये शब्द लिखोगे इन वर्ड्स, 2 लाख रुपीज ओनली, ऐसे। तो जितनी बार आप जहां जहां भी प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर
किसी अमाउंट को आप मेंशन करते हैं तो आप इस तरह से मेंशन करते हैं, फिगर्स में भी और वर्ड्स में भी। और जब आप कोई डेट लिखते हैं तो पूरी डेट लिखते हैं विद ईयर, ठीक है। और आप अगर कॉन्ट्रैक्ट के होने की बात कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट किस तारीख को एग्जीक्यूट किया गया था उसकी डेट भी लिखोगे, ठीक है। और अगर किसी की मौजूदगी में कोई विटनेस थे तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पूरे प्लेंट के अंदर आप जब जो कुछ भी कहानी बता रहे हैं उसके अंदर आप मैटेरियल फैक्ट को जरूर बताओगे। मैटेरियल फैक्ट क्या है यहाँ पर? कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये मैटेरियल फैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 2,20,000 रुपए देने के लिए पाबंद था, ये मैटेरियल फैक्ट है। फिर आप लिखते हो कि 1 साल, अच्छा आपने रुपए दे भी दिए, ये आप लिख दोगे, ठीक है ना। फिर आप कहते हो अच्छा कैश में दिए या चेक में दिए। अगर बाई चेक दिए हैं तो चेक का नंबर क्या था वो आप यहाँ लिखोगे, किस तारीख का चेक था वो भी आप लिखोगे, ठीक है। फिर आप आगे लिखते हैं कि 1 साल बाद में प्लेंटिव डिफेंडेंट के पास में गया अपने रुपए वापस लेने के लिए, लेकिन उसने आनाकानी कर दी। उसने फिर 4 दिन बाद आने को कहा। प्लेंटिव फिर दोबारा गया, कहाँ गया ये भी लिखना पड़ेगा, उसके ऑफिस गया, घर गया, कहाँ गया वो आप लिखिए पूरे, नहीं जानकारी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद में उसने 10 दिन बाद आने को कहा, फिर प्लेंटिव दोबारा गया, फिर एक दिन उसने झगड़ा कर लिया प्लेंटिव से और साफ बोल दिया कि मैं तो तुम्हारे रुपए नहीं देता, चाहे जो कर लो। लेकिन प्लेंटिव ने फिर उसको एक मौका दिया और 10 दिन बाद में फिर से उसे रिक्वेस्ट की, लेकिन वो झगड़े पर उतर गया। फिर अल्टीमेटली प्लेंटिव ने डिफेंडेंट को इस तारीख को लीगल नोटिस भिजवाया। तो वो लीगल नोटिस किस तारीख का था वो भी आप लिखोगे। तो आप लिख दोगे भाई 1 अगस्त का था, तो आप लिख दोगे 1 अगस्त 2020। मना कब किया वो आप जरूर लिखोगे। क्यों? क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन कब से राइज हो रहा है। क्या होता है कि टाइम लिमिट हमें स्टार्ट करना होता है, 3 साल का टाइम पीरियड हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट आने के लिए। तो 3 साल स्टार्ट कहां से होंगे? जब उसने अल्टीमेटली देने से मना कर दिया। 1 साल बाद उसको देना था, लेकिन ये तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद में उसने हमें मौका दिया था कि हाँ ठीक है 4 दिन बाद 10 दिन बाद आना, है ना। तो ये मौका पड़ा था ना, तो मौके के अनुसार अब यहाँ पर ओरल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट चाहे ओरल हो या रिटर्न हो, दोनों वैलिड होते हैं अगर वो लॉफुल है तो, ठीक है ना। तो ये तो हमारा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट था। उसके अलावा जो हमने 1 महीने या 2 महीने निकाल दिए तो वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे तो निकाले ना कि हाँ ठीक है आप तब आ जाना, जब आ जाना हम रुपए दे देंगे आपको। तो वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट था। तो वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट में भी जब अल्टीमेटली उसमें डिफेक्ट निकल गया, यानी कि मान लेते हैं कोई तारीख थी कितनी, 20 जुलाई ले लेते हैं कि 20 जुलाई 2020 वो तारीख थी जब उसने अल्टीमेटली मना कर दिया कि मैं रुपए दूंगा ही नहीं। तो फिर इस डेट से हम जो है टाइम लिमिट स्टार्ट करेंगे 3 साल की। तो अब अगर आप केस अगर 2020 में ला रहे हैं, कब ला रहे हैं, मान लेते हैं कि 1 दिसंबर को ला रहे हैं, तो 1 दिसंबर 3 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। और अगर आप 2022 में भी आते हैं तो 2022 के अंदर भी वो तारीख जो लास्ट की होगी जब आप उसके बाद में प्लेंट नहीं ला सकते, ये 20 जुलाई 2020 से काउंट की जाएगी। क्यों? क्योंकि इस तारीख को उसने अल्टीमेटली मना कर दिया था। ये कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होता है उससे मतलब नहीं है, उसने मना कब कर दिया। अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट की डेट को मना करता है, मतलब नहीं देता या वो मिलता ही नहीं है, तो फिर इस डेट से काउंट करेंगे, अदरवाइज इस डेट से काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो टाइम लिमिट कहां से स्टार्ट की जाए कहां से नहीं की जाए, उसके लिए मैं आपको कह रहा हूं कि लिमिटेशन एक्ट जरूर पढ़ना, ठीक है। अल्टीमेटली प्लेंटिफ विद्वान न्यायालय के सामने यह प्लेंट लाने के लिए मजबूर हुआ है, जिसके लिए अब यहां पे अपने फैक्ट्स पूरे हो गए। अब आएंगे ग्राउंड्स जिसके लिए प्लेंटिफ अपने प्लेंट की प्रेयर क्या है वो हम करेंगे बाद में। प्लेंट की प्रेयर के संबंध में निम्न ग्राउंड पेश करता है। अब यहाँ पे ग्राउंड्स आएंगे, तो ग्राउंड्स या आधार लिखते हैं हम हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्राउंड्स हम लिखेंगे वर्ड और बाद में यहाँ पे लिखेंगे कि प्लेंटिफ हैज फॉलोइंग ग्राउंड्स फॉर क्लेमिंग हिज राइट एंड प्रेयर इन हिज फेवर। अब वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 2 3 जो भी आप ग्राउंड बनते हैं कि
प्लेंटिफ डिफेंडेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग डिफेंडेंट वाज बाउंड टू गिव 2 लाख रुपीज अमाउंट अलॉन्ग विद 20,000 रुपीज, जो उसने नहीं दिया, इसलिए प्लेंटिफ का प्लेंट स्वीकार किया जाए। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है और ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी चल रहा था, जो कि 20 जुलाई 2020 को अल्टीमेटली देने से मना कर दिया उसने, ठीक है ना। मौका दिया गया, उसके बावजूद उसने देने से मना कर दिया, इसलिए प्लेंटिफ का प्लेंट स्वीकार किया जाए। तो ग्राउंड्स कितने भी हो सकते हैं, ग्राउंड्स 1 भी हो सकता है, ग्राउंड 10 भी हो सकते हैं, ग्राउंड 20 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ड्राफ्टिंग के ऊपर, ठीक है ना, डिपेंड करता है फैक्ट्स के ऊपर। इसके अंदर आप लीगल ग्राउंड्स भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ फैक्चुअल ग्राउंड डाल सकते हो, आप फैक्चुअल ग्राउंड के साथ साथ में आप लीगल ग्राउंड भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, दोनों डाल दीजिए, ठीक है ना। कि कोई लॉ लगता है, लॉ के अकॉर्डिंग उसको देने के लिए वो बाध्य था, तो आप वो बता सकते हैं, ठीक है ना। और एक स्टेटमेंट लिखा जाता है कि अदर ग्राउंड शैल बी अर्ज्ड एट द टाइम ऑफ हियरिंग। ये लिखा इसलिए जाता है ताकि अगर आप ड्राफ्टिंग टाइम कोई ग्राउंड भूल भी जाओ तो बाद में आप उसको हियरिंग के दौरान बोल सको। होता क्या है कि आप अपनी प्लीडिंग से बियॉन्ड जाकर कुछ भी चीज प्लीड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जो कुछ आपने यहाँ लिखा है आप उतनी ही हियरिंग के अंदर अपने आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, ठीक है। तो आप जब ये लाइन लिख देते हैं कि अदर ग्राउंड शैल बी टेकन एट द टाइम ऑफ हियरिंग, तो इसका मतलब अब आपने स्कोप छोड़ दिया है कि अगर कुछ और ग्राउंड लेना पड़ेगा तो हम ले लेंगे, और वहां आप ले सकते हैं। उसके बाद में आप नीचे लिखते हैं इसके प्रेयर। प्रेयर में क्या लिखोगे कि प्लेंटिफ हैज फॉलोइंग प्रेयर्स फॉर हिज प्लेंट। वो कौन कौन से प्रेयर है? 2 लाख रुपए दिलाया जाए कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो उसने किया था, उसके लिए मुझे 2 लाख रुपए दिलवाया जाए वापस, मेरा अमाउंट है, और साथ में कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 20,000 रुपए भी उसको देने थे, वो भी दिलवाया जाए। उसके अलावा मुझे जो मानसिक पीड़ा हुई है उसके लिए कंपेंसेशन मुझे दिलवाया जाए, ठीक है ना। तो कंपेंसेशन इसके अलावा मिलेगा, ये तो आपका राइट है, जो आपको मिलेगा मिलेगा, कंपेंसेशन दिलवाया जाए, ठीक है ना। और प्रोसीडिंग की कॉस्ट दिलवाई जाए, ठीक है। तो ये सब प्रेयर्स में आती हैं। और यहीं पर आप एक स्टेटमेंट और जोड़ देते हैं कि एनी अदर रिलीफ विच ऑनरेबल कोर्ट डीम्स फिट मे बी पास्ड इन प्लेंटिफ्स फेवर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने कोर्ट को भी थोड़ा सा फ्री छोड़ दिया है कि ये तो प्रेयर हम मांगे रहे हैं, उसके अलावा अगर कोई और रिलीफ कोर्ट को लगती है कि प्लेंटिफ के फेवर में होनी चाहिए तो वो भी कोर्ट जो है ऐसा ऑर्डर पास हमारे फेवर में कर सकती है। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट आप लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ तक इतना हो गया, फिर आगे क्या होता है, यहाँ पर आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किस चीज का है? इस प्लीडिंग का, कि जो कुछ भी आपने इसमें लिखा है वो सही है। तो इस तरह का एक वेरिफिकेशन होता है। उसकी लैंग्वेज बड़ी फिक्स होती है कि प्रस्तुत वाद पत्र के अंदर या इन द प्रेजेंट प्लेंट फ्रॉम पैरा नंबर 1 टू लास्ट जो पैराग्राफ आपका नंबर पड़ा वहां तक, एवरीथिंग इज इन नॉलेज ऑफ प्लेंटिफ एंड एवरीथिंग इज ट्रू एंड बेस्ट इन द एज पर नॉलेज ऑफ प्लेंटिफ, नथिंग हैज बीन सील्ड, मे गॉड हेल्प मी। इस तरह की लैंग्वेज लिखी जाती है। तो उसके नीचे लिखते हैं, नीचे ही जहां खत्म हो रहा है, मैं यहां लिख देता हूं वेरिफिकेशन, हिंदी में लिखते हैं इसको सत्यापन। तो लैंग्वेज यहां जो मैंने आपको बताई थी वो यहां लिख देते हैं, और यहां पर जो वर्ड आता है उसको लिखते हैं हम डिपोनेंट। डिपोनेंट मतलब शपथ ग्रहीता, ठीक है। तो यहां साइन हो जाते हैं। फिर अगला पेज बनता है एफिडेविट का। अगला पेज बनेगा, मैं तो यही लिख रहा हूं लेकिन आप बनाएंगे अगला पेज, नेक्स्ट पेज। एफिडेविट, एफिडेविट क्या है? एफिडेविट है उस प्लेंट के सपोर्ट में कि मैं प्लेंटिफ हूं, जो भी नाम है। क्या लिखेंगे कि आई, क्या नाम बनाया था हम, सुरेंद्र बनाया था क्या? प्लेंटिफ का नाम जो भी है, सुरेंद्र नाम है, इसका जो भी नाम रखा था हमने, सुरेंद्र कुमार सन ऑफ सन दिस करके जो भी पूरा एड्रेस तक आ जाएगा यहाँ लाइन। एम प्लेंटिफ इन द प्रेजेंट प्लेंट एंड डू हियर बाई टेक ऑथ एज अंडर। फिर यहां पर नंबर 1 आएगा दैट, या यह है कि करके, फिर यहां पर फिक्स लैंग्वेज है कि पैरा 1 से लेकर लास्ट तक प्लेंट के सही होना मैं पाता हूं,
और अगर उसके अंदर कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं जो कि लीगल नॉलेज के आधार पर हैं, जिसमें आप अपने एडवोकेट की राय के ऊपर आप रिलाई करते हैं, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि पैरा नंबर 5, 10 एंड 11 जो है वो मैं मेरे एडवोकेट की लीगल एडवाइस के ऊपर रिलाई करता हूँ, जो उसके अकॉर्डिंग मैं सही होना समझता हूँ। ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ 7-8 लाइन या 4-5 लाइन फिक्स होती हैं, वो लिखनी होती हैं। और उसके बाद में इसमें भी नीचे जो है यहाँ पर डिपोनेंट करके हम वर्ड लिखते हैं, शपथ ग्रहीता साइन ऐसे ही होते हैं। और फिर यहाँ वेरिफिकेशन यहाँ किसका आएगा, यहाँ वेरिफिकेशन होगा इस एफिडेविट का। ठीक है ना, वेरिफिकेशन। अब यहाँ वेरिफिकेशन इस एफिडेविट का है। ये वेरिफिकेशन था प्लेंट का, ये वेरिफिकेशन है एफिडेविट का, और ये एफिडेविट प्लेंट का ही है। ओके, तो ये अच्छा वेरिफिकेशन के नीचे यहाँ पर वही डिपोनेंट लग जाएगा। ठीक है ना। और अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, प्लेंट के अंदर जब हम पढ़ रहे थे तो प्लेंट के अंदर वेरिफिकेशन से ऊपर जहां हमने खत्म किया था वहां पर लेफ्ट साइड में डेट और प्लेस जरूर लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये भी कार्डिनल रूल्स के अंदर ही आता है। प्लेस कौन सा होगा, दोसाई कोर्ट है तो दोसाई होगा। ठीक है ना। आप कहाँ रहते हैं उसका मतलब नहीं है, कोर्ट कहाँ की है। और ऐसे एफिडेविट के अंदर भी होता है, डेट एंड प्लेस आता है, लेफ्ट साइड में आता है। ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की हैं। मैं समझता हूँ कि ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके न सिर्फ इस एग्जाम के हिसाब से बल्कि आपके कैरियर के हिसाब से भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। ठीक है ना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जो आपके सिलेबस के अंदर अलग अलग जगह पर बिखरे हुए हैं। ठीक है। तो मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, ना कि आपके सिलेबस के पॉइंट्स वाइज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो फिर वो तो काफ़ी चीज़ें रिपीट होती जाएंगी, उससे मुझे भी अनकंफर्टेबल फील होगा और आप भी समझ नहीं पाएंगे कि मैं कहाँ क्या पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपको चीज़ें एक साथ समेकित करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय। At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.